नमस्कार दोस्तों, आपका पीसी चैनल पर वेलकम है। हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इससे पहले ये क्लास हम कर चुके हैं फरवरी की, और साथ ही साथ जनवरी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उनको देख लीजिएगा। अभी पहला है भारत रत्न अवार्ड। इंग्लिश में थोड़ा मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप नोट्स बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो देखो, भारत रत्न अभी 5 लोगों को दिया गया है, तो वो याद रखना है कौन कौन है। देखो, एक है कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन जी है, और पी वी नरसिम्हा राव है, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, और चौधरी चरण सिंह हैं। आप इनको कर सकते हैं आराम से। चलो, ठीक है, चलो बना, ठीक है। चलो बोले तो आपका क्या हो जाएगा? चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिंह राव, और कर्पूरी ठाकुर, और आपका स्वामीनाथन सिंह। ये बिल्कुल आसान है, कर लोगे, कोई इश्यू नहीं रहेगा इनका, क्योंकि हम यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा। मैन पूछेगा इनके बारे में फैक्ट। तो कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार से संबंधित है, इनको जननायक कहा जाता है। बिल्कुल याद रखना है आपको 100% कि जननायक किसे कहा जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर जी को याद रखना। और आपके ये 11वें प्राइम मिनिस्टर सीएम थे बिहार के, कब से कब तक? 1977 से 71 तक, और 77 से 79 तक। बस ये वाला डाटा याद रखिएगा। ये तो 11वां नंबर, और ये 11 कैसे कर लोगे जैसे कर्पूरी के नंबर कितने नंबर पे आता है? 11 पर। तो ये याद हो जाएगा, बस इतना ही करेंगे और हो जाएगा अपना काम। इसके बाद आता है आपका स्वामीनाथन। स्वामीनाथन की बात करें हम, तो स्वामीनाथन जो है हमारे फादर कहलाते हैं। किसके? इंडिया के जो ग्रीन सिस्टम है, ग्रीन रेवोल्यूशनरी जो क्रांति थी, हरित क्रांति, उसके जनक कहा जाता है। पूछते हैं, कई बार पूछा हुआ है ये। दूसरा, इनको कई अवार्ड भी इनको मिले गए, उन अवार्डों को ही पूछेगा। साथ ही साथ इनका जो 2001 का फॉर्म जो किसान एक्ट आया था, उनमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था वो। साथ ही साथ इनको एक शांति स्वरूप अवार्ड मिला था। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इनको 1961 में इनको ये अवार्ड मिला था। यही ऐसे ही पूछेगा। साथ ही साथ रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1971 में, 10 साल के बाद, ऐसा ध्यान रखना। और रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड भी मिलाया गया 1986 में। अभी तक 3, पहला आपका शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1961, दूसरा आपका जो रमन मैग्सेसे अवार्ड था 1971, और ये 86 में आपको मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन। साथ ही साथ पद्म श्री 1967 में मिला था, पद्म विभूषण 1972, और पद्म विभूषण 1989। और ये 2024 में आपका ये कौन सा हो जाएगा? कि ये कौन सा है आपका? ध्यान रखना, ये आपका भारत रत्न भी इनको ये मिला है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और आपको जानते हो कि भारत रत्न सबसे बड़ा है, फिर पद्म विभूषण है, फिर भूषण है, फिर पद्म श्री, ऐसे इनका ऑर्डर है। इसके बाद ऐसे हम बात कर रहे हैं नरसिम्हा राव जी की, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1991 से 96 तक, ठीक है। इनको मरने के बाद ही इनको पोस्टमस ये अवार्ड मिला हुआ है। और इनको फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया था। इन्हीं की वजह से थोड़ा हेल्प हुआ था। कब? यूनाइटेड स्टेट है, यूएस और आपका इजराइल के बीच में रिलेशन बेहतर के लिए। साथ ही साथ सहिस्त्र खान करके है एक, बेई पदक गालू करके तेलुगु के ये उपन्यास था, उसको हिंदी में इन्होंने कन्वर्ट कराया। तो बिल्कुल याद रखना है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। साथ ही साथ जो 73 और 74 का जो संविधान संशोधन था ना, अमेंडमेंट एक्ट, जो पंचायत से संबंधित था, तो उन्होंने ये किन के टाइम पे हुआ था? इन्हीं के समय हुआ था। साथ ही साथ महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन जो है इन्हीं में मिलाया था, तो इन्हीं के टाइम पर, ठीक है, ध्यान रखना ये बिल्कुल। और साथ ही साथ ये जो है प्राइम मिनिस्टर जो थे आपके, तो ये 9वें प्राइम मिनिस्टर थे, ध्यान रखना। ये याद कैसे करोगे? याद कर सकते हैं आप, नरसिम्हा, नरसिम्हा, क्योंकि इसमें देखो, अगर नरसिम्हा देखेंगे 4, 6, 8, 9, मतलब इसमें लेटर जो है ना 9 है,
आप ऐसे याद करते, जैसे कर्पूरी ठाकुर है, के से आप करोगे 11 तो फिर 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर थे किसके, बिहार के, तो वो ऐसे ही इसको करोगे। ऐसे ही आगे जो है हमारे आगे आते हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो ये भारत के 7वें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, जो 2000 मतलब 1999 से लेके आपके 2004 तक ये रहे थे, जब वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय पीएम रहे थे उस समय। साथ ही साथ 1980 के बाद जो बीजेपी है उसके लॉन्गेस्ट ये उसके चेयरमैन भी रहे। अब बात करें हम चौधरी चरण सिंह जी की। देखो चौधरी चरण सिंह है, ये हमारे पॉलिटिशियन थे, साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर भी थे, स्वतंत्रता संग्रामी भी थे। ये जो है 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। बहुत अच्छे से याद रखना, जिस प्रकार अलग अलग थे ना, जैसे नरसिम्हा राव 9 नंबर के थे, ऐसे ही ये 5वें नंबर के थे। साथ ही साथ इन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी कार्य किया है। और 1952 में इन्होंने ही जमींदारी जो सिस्टम है ना उसको ख़त्म करवाया था, हटवाया था। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। और साथ ही साथ इन्होंने जो फोकस किया था डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, इन्होंने इन पर काफ़ी फोकस किया था, इन शब्दों पर काफ़ी इनको प्रमोट भी किया था। प्रजातंत्र आपका जो डेमोक्रेसी रहता है वो, सेकुलरिज्म और आपका सोशल। और दूसरा है कि ईसी ने, इलेक्शन कमीशन के द्वारा अजीत पवार को ना एनसीपी का जो है सिंबल उनको दिया है। एक्चुअली क्या है कि इसमें इनमें शरद पवार जी और अजीत पवार में पार्टी के प्रति झगड़ा बगड़ा होता, तो उसी में 1962 के एक्ट के तहत जिसके पास मेजॉरिटी थी उनको ये मिला है। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो इनके पास जो है एमएलए टोटल एनसीपी के 81 थे, किसके पास, अजीत पवार के पास। वहीं शरद पवार के पास मात्र 21 ने उनको बैक किया था, समर्थन किया था। इसलिए इसका जो राइट किसके पास जाता है, अजीत पवार के पास। बस इतनी सी बात है। अगर देखो इस समय अर्थ एक रिपोर्ट पूछेगा, कॉपर निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है, जिसके द्वारा बताया गया कि ये 12 मंथ जो है ना बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है हमारे 2023 के गए थे, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट। और इवन 2024 भी इससे ज़्यादा डेंजर रहेगा, ऐसा इन्होंने वो रिपोर्ट में बताया था। ऐसा भी बताया कि 1850 से अब तक ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गर्म साल रहा है। और साथ ही साथ जो मानवता के लिए ना टोटल फुल थ्रेट है, और हम लोग ये फेस भी कर रहे हैं। लगभग जो टेम्परेचर है ना 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा, जितना एक्सपेक्टेशन नहीं था उससे ज़्यादा। और अभी 21वीं मतलब शताब्दी तक लगभग ये ना 3.8 डिग्री हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 गुना हो रहा है, लगभग 3 गुना, बहुत ज़्यादा। दूसरा इसमें ये कि अभी 2023 का एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया था कि जो डेथ का पेनल्टी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केवल एक व्यक्ति को दिया गया है, एक व्यक्ति को ओनली। और वही अगर ये 22 देखेंगे तो इसमें 4 लोगों को दिया गया था, 2021 में 5 लोगों को, और 2020 में 3 लोगों को। तो मतलब काफ़ी डिक्रीमेंट हुआ है, आप समझ सकते हैं 15% डिक्रीमेंट हो गया है डेथ में। दूसरा कि 7th इंडियन ओशन, जो मतलब हमारा भारतीय हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर की बात कर रहे उसकी, तो उसमें ये 7वीं कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ हुई है आपको यही याद रखना, मेन पर्थ में हुआ है। पर्थ कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो बस यही बात याद रखिएगा कि 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है हुई कहाँ है, तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। बस इतना था। इसकी थीम क्या थी, टुवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। बस इतनी सी बात।
कि मतलब आप जो भी डेवलपमेंट करेंगे तो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है, आप कहीं भी डेवलपमेंट करो आपके आसपास किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी काम करो बस, मतलब इसमें आपका पर्यावरण हो, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ओके, और इसको जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था तो इंडिया फाउंडेशन एस राजारत्नम स्कूल के इंटरनेशनल उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब ध्यान रखना, और कहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, आपको यही याद रखना, बाकी नहीं भी करोगे चलेगा। दूसरा है कि प्रधानमंत्री PMSSY, तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना। इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है, उसमें नाम समझ नहीं आ रहा है कि जो मत्स्य सेक्टर है ना, मछली का जो सेक्टर है उसको ज़्यादा बूस्ट कराना है। ठीक है, उसको ही सपोर्ट करना है। इसमें स्मॉल हो माइक्रो हो सभी को इसमें जो है आपको प्रायोरिटी देना है। इसका टारगेट है 2023 से 2024 फाइनेंशियल ईयर से ये होगा और 2026-27 तक रहेगा। इस पर काम करना है। लगभग इसमें 6,000 करोड़ रुपए जिसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, 6,000 करोड़ ये, और आपका 2023 से लेकर 2026-27 तक फाइनेंशियल ईयर तक। ओके, जिसमें 50% जो आपको पब्लिक पे और 50% आपका प्राइवेट सेक्टर में। इनका टारगेट क्या है कि जो मछली पकड़ने वाले हैं, वेंडर हैं, फार्मर हैं, माइक्रो स्मॉल, इनको थोड़ा सा प्रमोट करना है। ठीक है, दूसरा है कि इंटरनेशनल अरेबियन लियोपार्ड जो डे है 10 फरवरी को मनाया जाता है, पहले तो ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लियोपार्ड है ना, एक तो बहुत छोटा है, इसका वेट भी 25 से 30 केजी वेट रहा है, ज़्यादा नहीं है। ये जो है समाप्ति की कगार पे, मतलब काफ़ी कुछ इनके साथ घटित हो रहा है, तो इसकी वजह से इनकी संख्या जो है कम होती जा रही है, तो वही डेंजर उन्होंने बताया हुआ है। आपको याद रखना है कि लियोपार्ड डे कब मनाया जाए, 10 फेब को। याद कैसे करेंगे, इसमें देखो लेटर देखो, 3 4 7 7 और 3 10 लेटर है टोटल, तो 10 से आप 10 याद कर लेगा, 10 फेब को ये मनाया जाता है, बस इतनी सी बात। कोई आपको देखने को कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके सऊदी अरब में, ओमान, यमन और UAE में। आप देख सकते हैं जो आपका सऊदी अरब से नीचे वाला एरिया है ना, मैप पढ़ा होगा आपने तो वहाँ समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार अगर बात करें हम पल्स डे, जो दाल है, पल्स माने होता है दाल, तो ये दाल दिवस है ना हमारा 10 फेब को ये भी मनाया जाता है। 10 को ये भी है वो भी, याद कैसे करोगे, दाल 10, सिंपल सी बात है, दाल 10 ये डे मनाया जाता है। और दाल जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त होता है। वैसे भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है, लेकिन फिर भी आयात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उपभोग बहुत ज़्यादा है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, यही वजह से हम इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। ध्यान रखना ये, हम दुनिया ग्लोबली 25% जो है उत्पादन करते हैं, लेकिन 27% कंज्यूम करते हैं, हम इसमें यूज़ करते हैं, इसीलिए हमको बाहर से इसको आयात कराना पड़ता है। दूसरा है कि अभी माइग्रेटरी स्पीसीज 2024 रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि CMS बोले तो आपका कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है, उसके द्वारा बताया कि बहुत सी 2024 को अभी जारी हुआ था, मतलब काफ़ी टाइम होगा, फरवरी में हुआ था, तो जिसमें बताया गया था कि बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो उनका कगा आ रहा है, थ्रीट है, उनको धमकी है, ऐसे जीव है, एनिमल है, माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो ये भी कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल सिस्टम है। देखो हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो अगर एक भी बीज का पत्त कटता है ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है गड़बड़ा जाता है। ठीक है, इन्होंने यही बताया है कि लगभग CMS में लिस्टेड है, वो भी बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन जो है घट रही है, और 5 में से जो भी आज के टाइम में 5 में से एक जीव आपकी अस्तित्व की कगार पर, वो मतलब खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आपकी फीस 97% जिनको, इनको तो थ्रीट है, और बहुत से ऐसे हैं जो CMS में नहीं है। CMS बोले तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज की, तो वो भी आपका उनका भी प्रॉब्लम, तो काफ़ी इनका इशू है।
दूसरा कि कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है। देखो कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, NCMC इसको कहते हैं, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इसको 2019 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च, प्राइम मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये जो है वन नेशन वन कार्ड का ही इनिशिएटिव। आपसे यही पूछेगा ये किसका भाग है, तो याद रखना वन नेशन वन कार्ड का ये भाग है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या यही है कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक में ट्रांसपोर्ट जो पेमेंट सिस्टम है वो उसको प्रमोट करना है। डिजिटल हो रहा है पेमेंट, उसको प्रमोट करना है इसका लक्ष्य। उसी प्रकार आप देखेंगे तो ये क्या है आपका स्वाति फुल फॉर्म देखना, साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। तो स्वाति लॉन्च किया गया था ताकि जो है महिलाओं को साइंस में टेक्नोलॉजी में इनको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, आगे आ सकें। तो एक स्टेम भी था, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन फील्ड में इनको प्रमोट करना है। और अगर वुमेन को देखें वहाँ तो ये जो है ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, 13 से 15% जो है रिसर्चर जो हमारी इंडिया पावर, और बहुत कम है। ये नंबर हमको बहुत बढ़ाना है, तब जाके हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, फीमेल को खासकर। दूसरा है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, GVFF, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। तो ये एक बनाया गया सिस्टम है जिसके तहत ना आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा, सस्टेनेबिलिटी रखेंगे किसका, इकोसिस्टम की, और जो भी स्पेसीज हैं वो प्रजातियां उसी की बात करें। ये इसकी जो स्थापना हुई थी 7th असेंबली जो समिट हुआ था ग्लोबल एनवायरनमेंट का, कहाँ हुआ था, बैंकूर कनाडा में। आप कनाडा में याद रखना, 2022 में, ठीक है। उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। वही काम करेगा जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसके प्रति, जैव विविधता की बात करें हम, जैव विविधता, ठीक है वो। दूसरा है कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है, उसको इसको ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया गया। तो ध्यान रखना ये कहाँ पड़ता है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, शिवा टेम्पल है, और उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। बस इतना सा याद रखिएगा, ओके। ये क्या है, माया सुल्तान पोर्ट ट्रायल। तो ये माया सुल्तान जो है आपका बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में पोर्ट है जिसके तहत हमारा कनेक्टिविटी हो गया है, ठीक है। ये हमारा महादेश बांग्ला करके पोर्ट है जिसके तहत इन दोनों में कनेक्टिविटी, ताकि बांग्लादेश से हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। बायलैटरल कोऑपरेशन सहयोग है जो है इंडिया की एक्ट पॉलिसी के तहत इसको किया गया है। इंडिया की जो एक्ट पॉलिसी है उसके तहत इसको जोड़ा गया है, ठीक है। ध्यान रखना बस। आपसे पूछेगा ये कहाँ है, तो कहाँ पर है, बांग्लादेश में, ओके। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी और वीडियो अपडेट होगी तो आपको वो मिल जाएगी, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।